हेलो एवरीवन, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज में स्वागत है। आज हम एफआईज, डीआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें एफआईज की कंटिन्यूसली सेलिंग की वजह से हमारे मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और डीआईज की कंटिन्यूसली बाइंग से हमारे मार्केट कैसे इम्पैक्ट हो रही है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है। इसमें अगर हम सबसे पहले एफआईज की बात करें तो एफआईज को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बड़े बड़े फंड हाउसेज होते हैं जो फॉरेनर होते हैं। ठीक है। वो हमारी मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो उनकी बाइंग या सेलिंग से हमारी मार्केट कैसे इम्पैक्ट होती है उस पर बात करेंगे। तो अगर इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो एफ आई स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर्स ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट होते हैं। ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। ठीक है। तो जब भी ये बाइंग करते हैं तो हमारी मार्केट, जब ये हैवी इनफ्लो आता है इनकी तरफ से, तो हमारी मार्केट रैली कर जाती है। 20, 25, 30% नॉर्मली रैली कर जाती है मार्केट जब भी इनकी तरफ से बाइंग आएगी। लेकिन जब भी इनकी तरफ से एफआईज की तरफ से सेलिंग आएगी, आउटफ्लो होगा, तो क्विक करेक्शंस होती हैं। ठीक है। और इस पर डीआईज का बहुत ज़्यादा रोल है आज के टाइम में। लेकिन फिर भी अगर एफआईज जैसे सेलिंग करते हैं, तो अगर मार्केट में क्विक करेक्शंस ना भी आए तो मार्केट कंसोलिडेट तो करती है। ठीक है। मार्केट ऊपर जाने में बहुत दिक्कत फेस करती है। ठीक है। इसलिए एफआईज और डीआईज का रोल बहुत ज़्यादा है हमारी मार्केट में, मार्केट के मूवमेंट में। ठीक है। और एफआईज की बाइंग और सेलिंग डिपेंड करती है ग्लोबल ट्रिगर्स पर। ठीक है। ग्लोबल ट्रिगर्स में हो गया जैसे फेड की मीटिंग्स होती है, जैसे फेड ने रेट कट किए या इंटरेस्ट रेट में फर्क पड़ा। इन सब चीज़ों की वजह से फर्क पड़ता है। इसमें दूसरी चीज़ आ गई, यूएस डॉलर आ गया, आईएनआर आ गया, रुपीज़ आ गया। जैसे यूएस डॉलर, वो उसका इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हो रहा है, या आईएनआर कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, जैसे अभी 90 रुपए पर डॉलर के आसपास पहुंच गया, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा जियो पॉलिटिक्स में जैसे ट्रम्प कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बोलता रहता है, जैसे पीछे जैसे उसने कंटिन्यूसली टैक्स स्लैब लगा दिए थे बहुत सारे देशों पर, तो उसकी वजह से भी मार्केट नेगेटिव थी। उसके अलावा पेट्रोलियम हो गया, क्रिप्टो हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से एफआईज बाइंग या सेलिंग करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आते हैं डीआईज। डीआईज हो गए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मोस्टली आज के टाइम में मार्केट स्टेबलाइजर्स का काम करते हैं। जैसे एफआईज कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए डोमेस्टिक डीआई जो हैं वो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। और ये आगे मैं चार्ट में आपको बताऊंगा कि कितनी बाइंग की है कब उन्होंने, और कितनी टाइम तक आगे भी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। तो डीआईज के पास पैसा नॉर्मली एसआईपी से आता है, जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है जो रिटेलर्स देते हैं। उसके अलावा जैसे एलआईसी हो गया, या पेंशन फंड हो गए, एनपीएस वगैरह, उन सब से पैसा आता है, वो सब डीआईज में आते हैं। जैसे आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड हो गया मान लो, या एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड हो गए, या एसबीआई के म्यूचुअल फंड हो गए, ये सब डीआईज में आते हैं। ठीक है। ये सब हमारी मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए बाइंग करते हैं। ठीक है। और इसका भी एक रीजन है, इनके मार्केट को स्टेबल स्टेबल करने के लिए इनका भी एक रीजन होता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि रिटेलर नॉर्मली तब तक ही बाइंग करता है जब तक उसको फायदा हो रहा होता है। जैसे मार्केट अगर पॉजिटिव जा रही होगी तो रिटेलर उसमें बाइंग करेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव हुआ या कंसोलिडेट करना शुरू हो गया 1-2 साल तक, तो रिटेलर भागना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये डीआईज कोशिश करते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली ग्रो करती रहे। ठीक है। और इसमें डीआईज प्ले की रोल ड्यूरिंग ग्लोबल टर्मोइल। इसका मतलब है कि जैसे मार्केट, मतलब ग्लोबली मार्केट बहुत नेगेटिव हो गई है या नेगेटिव सेंटीमेंट बन रखा है, तो उस टाइम एफआईज तो सेलिंग करेंगे। ये तो हमेशा सेलिंग करते रहते हैं। अगर कुछ भी ग्लोबल में टर्मोइल आता है कुछ भी, तो ये सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम डीआईज जो है वो मार्केट को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हाई कन्विक्शन बाइंग स्पोर्ट्स मार्केट व्हेन सेंटिमेंट्स वीकन्स। जब भी मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव होगा तो डीआईज हमेशा बाइंग करेंगे। ठीक है। अब आता है इसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स।
रिटेल इन्वेस्टर्स का रोल जो है 2020 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडियन मार्केट में, क्योंकि उससे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से थोड़ा दूर ही रहते थे। लेकिन 2020 के कोरोना क्रैश के बाद उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया इंडियन मार्केट में। अगर इसको बोलेंगे, अगर हम डाटा भी आगे चेक करेंगे कि इनकी इन्फ्लोज कैसे बढ़े हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के, एफआईज डीआईज के। लेकिन अगर अभी बात करें तो मेजर इन्फ्लुएंस ऑन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। एसआईपी कल्चर स्पोर्ट्स डीआईज। ठीक है। एसआईपी की वजह से जो कंटिन्यूसली 20,000 या 30,000 कंटिन्यूसली मंथली जो इनफ्लो आता है रिटेल इन्वेस्टर की वजह से, उनके वजह से डीआईज के पास हमेशा पैसा रहता है, मतलब एफआईज की सेलिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है। उसके अलावा ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी एक लिक्विडिटी बनी रहती है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें भी, ऑप्शंस में भी इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है। मोस्ट इम्पैक्टफुल ड्यूरिंग अर्निंग सेशन। अर्निंग सीजन, जब भी अर्निंग का टाइम आता है, जैसे रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है। अगर अब आगे हम इसके चार्ट के बारे में बात करें, तो ये डाटा मैंने बहुत से सोर्सेज से लिया है। तो अगर इसमें बात करें तो 2020 में लास्ट टाइम था जब एफआईज ने 64,000 करोड़ की बाइंग की थी। ठीक है। 64,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की थी 2020 में एफआईज ने। ठीक है। और डीआईज ने उस टाइम सेलिंग की थी 36,000 करोड़ के आसपास 2020 के कोरोना क्रैश के टाइम में, ओवरऑल एनुअल जो इनफ्लो होता है उसमें। ठीक है। उसके बाद से उसके बाद से एफआईज जो हैं वो कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। जैसे 2021 में 92,000 करोड़ की, 92,000 करोड़ की सेलिंग की है एफआईज ने। फिर 2022 में 2,78,000 करोड़, 2,78,000 करोड़ की सेलिंग की है। और 2023 में 16,000 करोड़ की सेलिंग की है। उसके बाद 2024 में 3 लाख करोड़ की, और 2025 में अभी तक के डाटा में 2,72,000 करोड़ की सेलिंग की है एफआईज ने। ठीक है। तो एफआईज जो हैं 2020 के बाद कंटिन्यूसली सेलिंग किए जा रहे हैं। ठीक है। और अगर हम डीआईज को देखेंगे तो इन्होंने 2021 में 94,000 करोड़ की बाइंग की थी, 2022 में 2,76,000 करोड़ की, 2023 में 1,84,000 करोड़ की। और उसके बाद तो इनका जो इनफ्लो था, डीआईज की बाइंग थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रिटेल इन्वेस्टर थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गए हैं। ठीक है। तो 2024 में 5.25 लाख करोड़ की बाइंग की थी डीआईज ने, और जो सेलिंग की थी एफआईज ने वो सिर्फ 3 लाख करोड़ की थी। और जो 2025 तक जो हमारे पास डाटा था, अभी तक अवेलेबल डाटा है, उसके अकॉर्डिंग 7 लाख करोड़ की, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, 7 लाख करोड़ की डीआईज बाइंग कर चुके हैं। जबकि जो सेलिंग हुई है एफआईज की तरफ से वो 2,72,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। ठीक है। तो अगर हम एक उसमें बोलें तो रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो डीआईज हैं वो बाइंग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, और जो भी एफआईज की सेलिंग है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो इसकी वजह से मार्केट पर भी जो इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है। इसकी वजह से जैसे 2020 में एफआईज ने बाइंग की थी, 2021 में एफआईज ने सेलिंग की थी, 2022 में भी सेलिंग की थी, उसके बाद कंटिन्यूसली सेलिंग की है। ठीक है। लेकिन जहां 2022 में जैसे 2,76,000 करोड़ की बाइंग की थी डीआईज ने, एफआईज कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे थे लेकिन डीआईज कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, उसकी वजह से 2022 में मार्केट अप्रोक्सीमेट वैसे कंसोलिडेट ही की है, लेकिन 4.3% की पॉजिटिव थी मार्केट 2022 में, क्योंकि डीआईज ने बाइंग की थी और एफआईज ने सेलिंग की थी। लेकिन 2023 में अगर आप देखेंगे तो एफआईज की सेलिंग 16,000 करोड़ की थी सिर्फ। ठीक है। और उसकी वजह से, लेकिन डीआईज की जो बाइंग थी 1.84 लाख करोड़ की थी, जिसकी वजह से मार्केट 20% पॉजिटिव थी 2023 में। ठीक है। 20% पॉजिटिव थी। और 2024 की अगर हम बात करें
तो उस टाइम 3 लाख करोड़ की सेलिंग थी एफआईज की, और डीआईज की जो बाइंग थी वो 5.25 लाख करोड़ के आसपास थी। और उस टाइम जो मार्केट पॉजिटिव थी 8.8% थी। ठीक है। और अगर 2025 की बात करें तो उस टाइम अभी तक 3.25 लाख करोड़ के आसपास की एफआई सेलिंग कर चुके हैं। ठीक है। और डीआई जो बाइंग कर चुके हैं वो ऑलमोस्ट उससे तकरीबन तकरीबन 2.5 से 3 गुना तक ज़्यादा बाइंग कर चुके हैं। और उसकी वजह से 10.8% के आसपास की मार्केट पॉजिटिव है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे स्टार्टिंग में अगर आप 2020 से पहले की बात करते तो 2020 से पहले अगर एफआई सेलिंग करते थे तो मार्केट एकदम से नीचे जाता था। ठीक है। लेकिन उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ने की वजह से 2020 के बाद अगर एफआईज कंटिन्यूसली सेलिंग भी कर रहे हैं तब भी डीआईज की बाइंग अब इसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले रही है। और मार्केट इवन पॉजिटिव है, एफआईज की सेलिंग के बाद भी मार्केट पॉजिटिव है क्योंकि डीआईज की बाइंग कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छी है। ठीक है। अभी अगर अगली स्लाइड में हम देखेंगे तो एफआईज और डीआईज का परसेंटेज में डाटा है कि एफआईज की होल्डिंग और डीआईज की होल्डिंग में कितना डिफरेंस आ गया है। और ये डाटा बहुत मुश्किल से ढूंढ के मिला था। ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो एफआईज की होल्डिंग 2020 में 20% के आसपास थी, 2021 में तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास 20.5% के आसपास थी। ठीक है। और जो डीआईज की होल्डिंग थी वो 13.22%, मतलब 13% के आसपास थी, जो कि ऑल टाइम लो के आसपास थी 2021 में। ठीक है। और 2022 में ये डाटा इम्प्रूव होके उसके बाद से कंटिन्यूसली डीआईज की होल्डिंग जो है वो बढ़ती रही है, जो कि 2022 में 15% हो गई। ठीक है। और एफआईज की होल्डिंग जो है वो कम होके 20% से 17% हो गई। ठीक है। जो 2023 में 16% रह गई हो गई डीआईज की होल्डिंग बढ़कर, क्योंकि डीआईज कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे थे। और वो 2024 में 16.8% होगी और 2025 में 17.6% हो गई है अभी तक जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है। तो जो होल्डिंग 2020 में एफआईज की 20% थी वो अभी 15.8% रह गई है। ठीक है। और जो 2020 में डीआईज की होल्डिंग 13% थी वो अभी 17.6% हो गई है। और इसका जो एक कंजक्शन पॉइंट था जहाँ से ये होल्डिंग आगे पीछे हुई है, और 2024 के आसपास 16.5% पर दोनों की इक्वल होल्डिंग थी अप्रोक्सीमेट, एफआईज और डीआईज की। उसके बाद जैसे एफआईज जो है वो कंटिन्यूसली सेलिंग किए जा रहे हैं और डीआईज कंटिन्यूसली बाइंग किए जा रहे हैं, उसकी वजह से डीआईज की होल्डिंग अब 17.6% हो गई है इंडियन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, जबकि एफआईज की होल्डिंग सिर्फ 15.8% रह गई है। और जिस तरह से ये सेलिंग कंटिन्यूसली चल रही है अब भी इसका इम्पैक्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि एफआईज की होल्डिंग जो है वो इंडियन मार्केट में कम होती जा रही है। इसकी वजह से इसकी वजह से इंडियन मार्केट में इसका इम्पैक्ट कम होता जा रहा है। जो एफआईज हैं इनका इम्पैक्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि अब सिर्फ 15% रह गए। जब ये 20% थे तब इनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता था, लेकिन अब 15% रह गए हैं तो कम हो गया है। और जैसे जैसे इनकी होल्डिंग कम होती जाएगी इनका इम्पैक्ट कम होता जाएगा इंडियन मार्केट में, और जैसे जैसे डीआईज की होल्डिंग है वो बढ़ती जाएगी इनका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा और मार्केट थोड़ी स्टेबल होती जाएंगी। ठीक है। अगर हम अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करें तो अगर हम निफ्टी का 5 साल का चार्ट उठा के देखें तो निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, मतलब कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में है। 2020 में 14,000 के आसपास था लास्ट में, और उसके बाद 21 में 17,000 पहुंच गया। ठीक है। जो कि अभी 26,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है। तो जो निफ्टी है वो कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में है, क्योंकि डीआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली पैसा उसमें डाल रहे हैं। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, मतलब अगर होल्डिंग की बात करें, परसेंटेज की बात तो हमने कर दी थी होल्डिंग की।
अगर हम ट्रिलियन डॉलर्स में भी होर्डिंग की बात करें FIDIs की, तो अगर आप 2020 में देखेंगे तो हमारे जो DIs थे उनकी होर्डिंग सिर्फ 20 लाख करोड़ के आसपास थी, ठीक है। और जो FIs थे उनकी होर्डिंग 30 लाख करोड़ के आसपास थी, ठीक है। 29.28 ट्रिलियन मतलब 30 लाख करोड़ के आसपास थी, ठीक है। वो बढ़ के 2021 में जैसे मार्केट पॉजिटिव थी तो 49 लाख करोड़ की हो गई FIs की और 32 के आसपास हो गई DIs की, ठीक है। और उसके बाद 2022 में मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, DIs ने हल्की फुल्की बाइंग की थी, FIs ने सेलिंग की थी, तो इनकी मार्केट जो थी ये नेगेटिव, मतलब इनका जो होर्डिंग थी वो कम हो गई थी 41 लाख करोड़ के आसपास। और DIs की होर्डिंग जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ 37 से DIs की होर्डिंग 54 होगी, 54 लाख करोड़, और जो FIs की थी वो 61 लाख करोड़ की हो गई। और अगर फिर हम 2024 के आसपास देखेंगे तो 78 लाख करोड़ थी DIs की होर्डिंग, और जो FIs की थी वो 80 के आसपास थी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर, यहाँ इसके बाद DIs की होर्डिंग कंटिन्यूसली फिर से बढ़ रही थी, तो DIs की होर्डिंग 83 हो गई और FIs की होर्डिंग 75 रह गई। तो अब जो है वो FIs की होर्डिंग DIs की होर्डिंग के कंपैरिजन में कम हो गई है। लेकिन इसमें एक बात जो नोटिस करने वाली है, जैसे हमारे FIs कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं लेकिन मार्केट वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है, तो जो 30 लाख करोड़ का अमाउंट था FIs का, वो अभी बढ़ के तकरीबन 75 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जिसकी वजह से इनका जो, मतलब जो अर्निंग थे इनके, जो इन्होंने अर्न किया जो, वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 गुना तक कर दिया इन्होंने। 2.5 टाइम्स तक इनकी जो वेल्थ थी वो क्रिएट हो गई। तो उसकी वजह से ये प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि नेचुरल सी बात है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं इंडियन मार्केट में। तो जैसे 30 लाख करोड़ से जब ये 75 लाख करोड़ तक इनकी होल्डिंग पहुंच गई, तो इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है और ये कंटिन्यूसली कर रहे हैं। लेकिन DIs क्योंकि हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो मार्केट को पॉजिटिव ही देखना चाहते हैं क्योंकि तभी उनके पास पैसा आएगा रिटेलर्स का, ठीक है। तो वो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। वो कब प्रॉफिट बुक करते हैं? DIs प्रॉफिट बुक करते हैं जब FIs बाइंग करते हैं, जो कि आज के टाइम में कम होता है लेकिन होता है। जब भी FIs बाइंग करेंगे, DIs सेलिंग करेंगे, क्योंकि इन्होंने मार्केट को स्टेबल रखना है, इन्होंने प्रॉफिट बुक करना है, इनके पास प्रॉफिट है काफ़ी, तो इसलिए इन्होंने मार्केट को स्टेबल भी रखना है, प्रॉफिट भी बुक करना है। तो जब भी FIs जो है वो बाइंग करेंगे, ये सेलिंग करेंगे, ठीक है। अभी अगर हम टोटल इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन देखेंगे तो जो 190 लाख करोड़ की वैल्यूएशन थी 2020 में, वो बढ़ते बढ़ते अभी कंटिन्यूसली, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है, 420 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो भी कंटिन्यू बढ़ रही है। तो इसलिए FIs जो है सेलिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। जिन्होंने 2020 में पैसा लगाया होगा वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, क्योंकि वो ऐसा तो करते नहीं रिटेलर जैसे कि 2-3 महीने में पैसा निकालते हैं, वो 10-10 साल तक पैसा रखते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, तो वो कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। जब उनको लगेगा कि नहीं उनकी होल्डिंग बहुत ही कम हो गई है या उन्होंने अभी अच्छे खासा प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो वो दोबारा से बाइंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर अब हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने 2020 में जो इनका इनफ्लो था, एनुअल इनफ्लो था, वो 97,000 करोड़ का था, ठीक है। उसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ की मंथली बाइंग होती थी 2020 में, ठीक है। और अगर अभी की देखेंगे आप, 2,90,000 करोड़ का जो डाटा था 2024 तक का एनुअल था, इसका मतलब है जो ये 8,000 करोड़ की जो मंथली इनफ्लो था वो बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ का हो गया, मतलब 3 गुना बढ़ गया रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा मार्केट में, मतलब जो मंथली इनफ्लो था, SIP थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में रिटेलर्स का काफ़ी ज़्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है। और अगर मंथली चार्ट भी देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स की SIP का इनफ्लो,
तो जनवरी 2025 में, ये जो 2025 है, उस टाइम 26,400 करोड़ की मंथली इनफ्लो था। वो थोड़ा सा कम हुआ था फरवरी और मार्च में, और उसके बाद दोबारा से कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते अभी अक्टूबर का जो लेटेस्ट डाटा आया है उसमें 29,500 की 500 करोड़ की SIP है। ठीक है। और शायद दिसंबर में, अभी के मंथ में शायद ये बढ़ के 30,000 करोड़, दिसंबर को क्रॉस करते करते 30,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो कंटिन्यूसली रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा मार्केट में आ रहा है, जिसकी वजह से DIs बहुत अच्छे से FIs के जो सेलिंग है उसको काउंटर कर पा रहे हैं। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूसली FI सेलिंग नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि वो कंटिन्यूसली सेलिंग ही करते रहेंगे। एक ना एक दिन उनको वापस तो आना है, और जब भी वो वापस आएंगे तो उसके बाद हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम लेगी। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को अभी अपने सिप या जो भी वो कर रहे हैं, सिप कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कंटिन्यूस रखनी चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने इंडियन मार्केट पर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। ठीक है। ये डाटा मैंने बहुत ज़्यादा सोर्सेज से लिया है, मतलब एक सोर्सेज में कहीं भी FIDIs का डाटा, रिटेलर्स का डाटा नहीं मिल रहा था। इसलिए इसमें हो सकता है ये अप्रोक्स वैल्यूज़ हैं, हो सकता है हल्की-फुल्की वैल्यूज़ आगे-पीछे हों, तो इसलिए इसको एग्ज़ैक्ट डाटा ना मानें। मतलब है तो अप्रॉक्सिमेट, मतलब 95% ये एक्यूरेट है, लेकिन हल्की-फुल्की वैल्यूज़ इधर-उधर हो सकती हैं। ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को, इन्वेस्टमेंट नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। ठीक है? अगर आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें इन्वेस्टमेंट नॉलेज को। ओके, थैंक यू।